नमस्कार, मैं छवि एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हम कृषि और कृषि से जुड़े अन्य सह व्यवसायों जैसे कि पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, इन सब के विकास से जुड़ी बातें करते हैं। इससे जुड़ी नवीनतम तथ्यों और जानकारियों को आप तक लाने की कोशिश करते हैं। तो आज के कार्यक्रम की कड़ी में भी ऐसी ही कोशिश है हमारी। हम बातें करेंगे आलू के बारे में, जो कि बच्चों से लेकर बड़ों का पसंदीदा भोज्य पदार्थ है। ऐसे में न केवल इसका उपयोग सब्जी के तौर पे होता है, बल्कि इससे बहुत सारे अन्य खाद्य पदार्थ भी बनाए जाते हैं। तो आलू की खेती में कैसे करें खेत की तैयारी और कैसे रखें शस्य क्रियाओं का ध्यान, इसके बारे में लेंगे जानकारी अपने विशेषज्ञ से। साथ ही साथ जानेंगे पशुओं में होने वाले लंपी रोग और उसकी रोकथाम के बारे में भी। लेकिन हमेशा की तरह डालेंगे नज़र सबसे पहले अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। फसल भंडारण को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा अनुदान की योजना, अनानास और ड्रैगन फ्रूट की खेती से होगा लाभ और आय बढ़ाएगी रेस पेडर मशीन। किसान भाई बहनों, फसलों के उत्पादन के साथ साथ भंडारण और संरक्षण भी बेहद महत्वपूर्ण है। इससे जहां फसलों की क्षति रोकी जा सकेगी, वहीं किसान बाजार की मांग को ध्यान में रखकर उसे सही समय पर बेचकर ज्यादा लाभ भी ले पाएंगे। इन भंडारण घरों के निर्माण को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है। विशेष जानकारी सहायक निदेशक श्री ओम प्रकाश मिश्र से। कोई भी अपना जो किसानों की सब्जियां हैं, फल हैं या जो भी उत्पाद हैं, उनका उसमें रखने के लिए और उस भंडारण के लिए, और जिससे वो फसल संरक्षित रहें और दूर के मार्केट में भेजने के लिए या किसान कुछ दिन अपने फसल को उसमें रख करके जब दाम उस पर अच्छा हो तो किसान उसको बेचें। इस उद्देश्य से ये पैक हाउस का निर्माण कराया जा रहा है। परंपरागत फसलों के अलावा कई उद्यानिक फसलों के उत्पादन से भी किसान भाई बहन ले सकते हैं लाभ। जैसा कि हमारे सूबे में अनानास और ड्रैगन फ्रूट की खेती की काफी संभावनाएं हैं। थोड़ी तकनीकी जानकारियों के साथ इसे सफलतापूर्वक उत्पादित किया जा सकता है। विशेष जानकारी कृषि वैज्ञानिक प्रिया दास से। अनानास जनरली वैशाली डिस्ट्रिक्ट में नहीं किया जाता है, लेकिन किसान भाई अगर इसको करें तो इससे काफ़ी लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आप बेड बनाएं। बेड में आप सिंगल रो में या तो डबल रो में, मतलब 2 साड़ी में आप अनारस के जो प्लांटिंग मटेरियल है उसे लगा सकते हैं। मधुमक्खी पालन कृषि के साथ साथ या स्वतंत्र रूप से किया जाने वाला व्यवसाय है। बाजार में शहद के गुणों के कारण इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। हनी स्ट्रिप एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से सरलता से और ज्यादा मात्रा में शहद का निष्कर्षण किया जा सकता है, जिससे कि उत्पादकों को कई ज्यादा लाभ होगा। किसान भाई बहनों, यदि आप भिंडी का उत्पादन कर रहे हैं तो इसके उन्नत प्रभेदों का ही प्रयोग करें। इससे जहां आपकी फसल सुरक्षित होगी, वहीं दूसरी तरफ उत्पादन भी ज्यादा होगा, जिससे आप अधिक लाभ ले पाएंगे। भारत में भिंडी एक प्रमुख और लोकप्रिय सब्जी है। इसकी खेती उष्ण तथा शुष्क दोनों क्षेत्रों में खेती होती है। देश में भिंडी की खेती वर्ष में 2 बार होती है, इसलिए लगभग वर्ष भर भिंडी उपलब्ध हो जाता है। भिंडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवणें जैसे कैल्शियम, फास्फोरस के अतिरिक्त विटामिन ए, बी, सी, थायमिन एवं रिबोफ्लोविन भी पाया जाता है। इसमें विटामिन ए तथा सी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। आयोडीन की मात्रा भिंडी में अधिक होती है। केला
एक ऐसी फसल है जिसका फल और सब्जी दोनों ही रूपों में प्रयोग होता है। साथ ही हमारे सूबे में इसका उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है। सफलता की कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं वैशाली जिला के केला उत्पादक श्री अमरेंद्र कुमार सिंह। इन्होंने केले के उत्पादन से ही विकास के नए आयाम गढ़े हैं। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। अभी तो हम केला लगाए हुए हैं, 5 कट्ठा में करीब केला होगा और करीबन उसका 25-30 हज़ार रुपया खर्च होगा और 1 साल के बाद वो करीब 1 लाख रुपया माने हो रहा है। और अभी फ़िलहाल तो हमारा थम भी बिक जा रहा है, जो रेशा में लोग ले जा रहा है और वो केचुआ उचुआ खाद उद बनाने के काम में भी ले जा रहा है, उससे 10-15 हज़ार रुपया बढ़ जा रहा है। रेस पेडर मशीन या केला रेशा मशीन। किसान भाइयों, अगर आप केले की खेती करते हैं तो रेस पेडर या केला रेशा मशीन आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। इससे आप केले के उत्पादन में फलों को बेचने के अलावा उसके तने यानी कि थम से रेशा निकालकर बाजार में बेच सकते हैं। इसके अलावा इससे कई जीवनोपयोगी वस्तुओं जैसे कि चप्पल, बैग, थैला और चादर जैसी चीजों का निर्माण किया जा सकता है। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं अंटा घाट सब्जी मंडी, जहां जानेंगे हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। भिंडी 2000 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 2000 रुपये प्रति क्विंटल, कद्दू 1800 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 2600 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। खबरें खेती की में आप रूबरू हुए मौसम के मिजाज से, जाना आपने मंडी का भाव और साथ ही साथ ली जानकारी नवीनतम तकनीकों, उन्नत प्रभेदों और उपकरणों की। अब बढ़ते हैं आगे, जहां बारी है साक्षात्कार की। इस साक्षात्कार में अपने विशेषज्ञ से हम जानने का प्रयास करेंगे आलू की खेती में खेत की तैयारी और शस्य क्रियाओं के प्रबंधन के विषय में। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और कृषि विशेषज्ञों के द्वारा आपको बहुत सारी कृषि संबंधी जानकारी देते हैं। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है आलू के लिए खेत की तैयारी एवं शस्य क्रियाएं, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारी एक्सपर्ट हैं वो है डॉक्टर सरला यादव, कृषि विशेषज्ञ हैं और वो आलू अनुसंधान केंद्र पटना से हैं। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आलू की बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आलू शरद ऋतु की फसल है और अभी किसान भाइयों बहनों ने अपने खेत में या तो ढैंचा लगा रखा होगा या धान लगा रखा होगा। यदि ढैंचा लगा रखा है तो इस समय उसकी जुताई करना एकदम आवश्यक है, क्योंकि खेत में नमी है और आप अगर ढैंचे की जुताई कर देते हैं तो वो आसानी से सड़ जाएगा, गल जाएगा और उसके जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी में मिल जाएंगे। और यदि आपने धान लगा रखा है तो धान की कटाई के बाद जो है आलू की बुआई से पहले खेत की तैयारी करना बहुत आवश्यक होता है। आलू के लिए जो खेत को हम तैयार करते हैं उसमें 2 गहरी जुताई और 3 हल्की जुताई आवश्यक होती हैं। 2 गहरी जुताई करने के बाद पाटा दे देना चाहिए और जब हम हल्की जुताई करते हैं तब भी हर बार हमें पाटा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो खेत की मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाती है और आलू में अच्छे कंद बने इसके लिए भुरभुरी मिट्टी होना अति आवश्यक है।
जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो उसी समय हम, अगर हमारे पास जो है सड़ी हुई गोबर की खाद है या फिर वर्मी कंपोस्ट है, तो 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी कि 1 हेक्टेयर में 250 से 300 कुंटल लगती है, तो वो अगर हम खेत में अच्छे से फैला दें और उसको जुताई के साथ ही मिला दें, तो इससे क्या होता है, जो मृदा है, हमारी जो मिट्टी है, उसमें पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, और जो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो फसल को बढ़ावा देते हैं, उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम जो है खेत की तैयारी करते हैं। मैडम, जैसे आपने बताया, बहुत अच्छा बताया कि खेत की तैयारी कैसे करें, लेकिन आलू के खेत के लिए बीज की तैयारी कैसे करें हमारे किसान भाइयों? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आलू का बीज होता है उसको हम कंद के रूप में बोते हैं, यानी कि आलू का कंद हम बोते हैं। दूसरी एक पद्धति और है TPS, जिसे कहते हैं आलू का सत्य बीज, तो वो छोटा होता है, उसकी पद्धति अलग है। आज हम आपको कंद से आलू की बुआई कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो जो भी, अगर आपका खेत पहले से तैयार है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपने ढैंचा बो रखा है तो उसकी आपने जुताई कर दी होगी, तो आपका खेत पहले ही तैयार हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर माह में आपका खेत पूरी तरह से तैयार है आलू की बुआई के लिए। तो इसमें हम अगेती किस्मों को लगाते हैं। कुछ अगेती किस्में हैं आलू की जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगी, जैसे कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी अशोक है, कुफरी पुखराज है। तो ये सफ़ेद कंद की फसलें हैं, आलू की किस्में हैं, तो इनको आप जो है अगेती फसल के रूप में लगा सकते हैं। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो अगेती किस्म होती है वो हम अक्टूबर के मध्य से लेकर के अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक लगा सकते हैं। और यदि हमारे पास मुख्य फसल है, मतलब हमने धान लगा रखा है, तो हम जो आलू की बुआई करेंगे मुख्य फसल के रूप में, यानी कि उसे हम थोड़ा लंबा ड्यूरेशन, लंबी अवधि देंगे। तो उसके लिए हमें दूसरी जो आलू की किस्में हैं उनको लगाना है। तो उनमें कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं, जैसे कि कुफरी लालिमा है, कुफरी मानिक है, जो कि लाल आलू की किस्म है, और ये काफ़ी अच्छी है। इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की मात्रा है, मतलब लौह तत्व है, जिंक है, जो बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। दूसरा कुफरी केसर है, ये भी लाल कंद की फसल है। जैसा कि बिहार राज्य में ज़्यादातर किसान और ज़्यादातर जो उपभोक्ता हैं वो लाल आलू ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं लाल कंदी किस्मों को बता रही हूँ। और कुछ सफ़ेद भी हैं जिनमें कि जो है कुफरी पुखराज को मुख्य फसल के रूप में भी ले सकते हैं, कुफरी सुख्याती है। तो ये जो है कुछ किस्में हैं जिनको मुख्य फसल के रूप में ले सकते हैं। अच्छा मैम, बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन अब हमारे किसान भाई जैसे कि आलू की बुआई करते हैं तो कैसे करें, और कभी कभी आलू बेस्वाद हो जाता है, तो उसका क्या कारण है, उर्वरक का कैसे प्रयोग करें, ये सब चीज़ बताएं। आलू की बुआई हमेशा मेड़ पर की जाती है, यानी रिज पे की जाती है। तो जब भी हम आलू के खेत की तैयारी करते हैं तो हम रिज बना लेते हैं, और ये रिज से रिज की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं। और पूरे खेत में जो या तो रिजर के माध्यम से बना लें या जो है मज़दूरों के माध्यम से, फावड़े से भी बनवा सकते हैं। तो जब रिज बन जाती है तो आलू का जो बीज, हमने जैसे कहा कि शीतगृह से हमें 15 दिन पहले निकाल लेना चाहिए, तो उसमें अंकुरण आ जाता है। तो बीज को ले जाते समय ये सावधानी रखें कि जो अंकुरण है वो टूटने न पाए। यदि वो टूट जाता है तो उसके जमाव में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, यानी कि जमाव कम होता है, नुकसान ज़्यादा होता है, आलू का कंद सड़ जाता है। तो जो कंद से कंद की दूरी रखते हैं, जब हम आलू को बोते हैं खेत में, तो वो 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। अब 15 से 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर पे कौन सा आलू रखते हैं? यदि कंद छोटे हैं तो 15 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, यदि कंद बड़े हैं तो 20 सेंटीमीटर की भी दूरी रख सकते हैं। आलू को बोने के बाद उसको मिट्टी से अच्छे से ढकते हैं। जैसा कि मुझसे पूछा गया कि आलू कभी कभी बेस्वाद हो जाता है, कि जब आलू खुला रह जाता है, उसमें से पौधा निकल आता है, 25 से 30 दिन बाद उसमें जो है ट्यूबराइजेशन, यानी कि कंद बनने शुरू हो जाते हैं। तो अगर वो कंद खुल जाते हैं, हम मिट्टी नहीं चढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो आलू हरा हो जाता है और वो खाने योग्य नहीं होता है, उसका स्वाद अच्छा नहीं होता है, उसमें किनकिनापन आ जाता है। सोलेनिन एक पदार्थ होता है, क्योंकि वो उसमें हो जाता है, इस वजह से वो किनकिनाने लगता है, तो वो खाने योग्य नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उर्वरक के बारे में पूछा गया है, तो जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो उस समय 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटेशियम की मात्रा लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन की हम आधी मात्रा लेते हैं, यानी बुआई से पहले हम मिट्टी में जो उर्वरक मिलाते हैं
संपूर्ण फास्फोरस, संपूर्ण पोटेशियम और आधा नाइट्रोजन हम मिट्टी में मिला देते हैं। बाकी जो आधा नाइट्रोजन बचता है वो जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं 25 से 30 दिन बाद, जब आलू की हमने बुआई कर दी उससे 25 से 30 दिन बाद उसमें अच्छा खासा पौधा निकल आता है, उसके तने निकल आते हैं, तो हम मिट्टी चढ़ाते हैं उस समय आधा नाइट्रोजन जो है उसको हम छिड़काव के माध्यम से डाल देते हैं। सरला जी, आपने आलू की खेत की तैयारी और शस्य क्रियाएं के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाई को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं, और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया। अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है। मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से
किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। आलू की खेती के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां लेने के बाद बारी है एक और भेंटवार्ता की। इस भेंटवार्ता में हम अपने विशेषज्ञ से करेंगे बात पशुओं में होने वाले लंपी स्किन रोग की रोकथाम के बारे में। पशुपालक भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पशुओं में बहुत तरह की बीमारी फैल रही है, जिसमें लंपी रोग एक ऐसी बीमारी है जिसकी सही जानकारी नहीं होने के कारण हमारे पशुपालक भाई को पशुओं के मर जाने का और उनका बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है पशुओं में लंपी रोग से बचाव एवं रोकथाम, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो है डॉक्टर अजीत कुमार, विभागाध्यक्ष, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे पशुपालक भाई बहनों को बताइए कि ये जो पशुओं में फैलने वाली लंपी स्किन रोग क्या है और इसके लक्षण क्या है। बहुत अच्छा विषय है आज का, लंपी स्किन डिजीज, जिसे गांठदार त्वचा रोग कहते हैं। यह बहुत ही संक्रामक रोग है जो आपके गोवंशीय पशुओं को मुख्यतः प्रभावित करता है। यह इस रोग का कारण एक कैपरी वायरस है जो बहुत ही संक्रामक तरीके से एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। किसान भाइयों, जो लंपी स्किन डिजीज है सर्वप्रथम 1929 ईस्वी में जाम्बिया में हुआ था। इसके बाद यह रोग अफ्रीकी देशों में प्रायः पशुओं को प्रभावित करता रहा। उसके कुछ वर्षों बाद यह रोग यूरोप, रूस, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि देशों के पशुओं में फैला। हमारे देश में यह रोग सर्वप्रथम 2019 ईस्वी में उड़ीसा के पशुओं में पाया गया। यह बहुत ही खतरनाक और उत्पादक हरास्ता संबंधी रोग है, क्योंकि इसमें पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता में अत्यधिक कमी हो जाती है और पशु को एक बार रोग हो जाता है तो सामान्यतः वो पशु बांझपन का भी शिकार हो जाती है, जिसके कारण वो पशु फिर गर्मी में नहीं आ पाती है और गर्भधारण करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सर, इसका प्रसार कैसे होता है और इसके लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे? इस रोग से बचाव में सबसे प्रथम आप यह ध्यान रखना है कि इस रोग का फैलाव यानी रोगग्रस्त पशु से स्वस्थ पशु में किस तरह फैलता है। यह रोग सामान्यतः हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट्स, आर्द्र या नमी के मौसम में बहुत ज़्यादा फैलता है। ठंडा के समय इस रोग का प्रकोप बहुत कम हो जाता है। इस रोग का फैलाव एक पशु से दूसरे पशु में खून चूसने वाले मक्खी, मच्छर, जू और किल्ली, जिसे टिक कहते हैं, के द्वारा रोगग्रस्त पशु से आपके स्वस्थ पशु में फैलाया जाता है। इसके अलावा इस रोग का प्रसार, यह जैसा कि मैंने बताया, यह संक्रामक रोग है, जिसके कारण यह रोगग्रस्त पशु के लार से संक्रमित आहार, चारा, पानी पीने से भी स्वस्थ पशुओं में ये रोग फैलता है। इसके अलावा इस रोग का फैलाव रोगग्रस्त पशुओं को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने से होता है। इसलिए पशुपालक भाइयों को हमेशा ध्यान रखें कि रोगग्रस्त पशुओं को एक जगह से दूसरे जगह न ले जाएं। जो सबसे प्रमुख बात है कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपके पशु को लंपी स्किन डिजीज हो गया है। तो इसका प्रमुख लक्षण है कि रोग की प्रारंभिक अवस्था में पशु को बहुत तीव्र बुखार रहेगा। 104 डिग्री से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। पशु के मुंह से लार गिरेगा, नाक से स्राव निकलेगा, पशु के चलने फिरने में कठिनाई होगी और पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता में अचानक गिरावट हो जाती है। इसके बाद रोग के जो प्रमुख लक्षण है वो पशु के शरीर में प्रकट होता है। इस रोग
जो लंपी स्किन डिजीज का प्रमुख लक्षण है कि आपके पशुओं के पूरे शरीर पर, खासकर सिर, पैर, छाती, थन में गांठ पड़ जाता है, जिसे नोडुल कहते हैं, उभार पड़ जाता है, जिसका आकार 2 से 5 सेंटीमीटर होता है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके पशुओं को लंपी स्किन डिजीज हो गया है। सर, पशुओं में जब लंपी स्किन रोग हो जाए तो इसकी रोकथाम का क्या उपचार है और किस तरह से इसकी देखभाल करेंगे? सर्वप्रथम बताया कि लंपी स्किन डिजीज अर्थात गांठदार त्वचा रोग एक विषाणु जनित रोग है जिसकी कोई विशिष्ट चिकित्सा नहीं होती है। इसका इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है। इसलिए रोग की कोई भी लक्षण दिखाई पड़े तो सर्वप्रथम नज़दीक के पशु चिकित्सक से संपर्क करके निम्न बातों पर ध्यान रखकर इस रोग को फैलाव से बचाया जा सकता है। यदि आपके कोई भी पशु को लंपी स्किन डिजीज हो गया है तो उसको बाहर चरने के लिए या बाहर न भेजें, क्योंकि यह रोग संक्रामक रोग है। इसको रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था अलग करनी चाहिए। दूसरी जो प्रमुख बात है, रोगग्रस्त पशु के देखभाल के लिए अलग आदमी की व्यवस्था करनी चाहिए और वह आदमी देखभाल करने के उपरांत अपने पैर और हाथ को सैनिटाइजर या साबुन और पानी से धो लेना चाहिए ताकि स्वस्थ पशुओं में इस रोग का फैलाव न हो सके। जो सबसे प्रमुख कारगर उपाय है इस रोग से बचाव हेतु टीकाकरण भी उपलब्ध हो गया है। गोट पॉक्स वायरस लंपी प्रोवैक्स वैक्सीन उपलब्ध है, जिसका टीका लगाकर किसान भाई अपने पशुओं को इस रोग से बचा सकते हैं। सर, आपने हमारे पशुपालक भाई को ये लंपी स्किन रोग के बारे में और उसकी रोकथाम के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करते हैं कि ऐसे ही आपकी फसलें लहलहाती रहें, आपके पशु स्वस्थ रहें और यूं ही आप विकास करते रहें। जुड़े रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन से ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए। होगी फिर मुलाकात कुछ नए विषयों और विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।